नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं सवाल मध्य प्रदेश का। सवाल मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव अपनी दावोस यात्रा से वापस आ गए हैं और यहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठकों और चर्चाओं में वे शामिल हुए। तो आज इसी पर कि पहले जिले स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर देश में कई जगहों पर और अब इंटरनेशनली भी जाकर मध्य प्रदेश के न सिर्फ टूरिज्म को बल्कि यहां बढ़ती निवेशकों की संभावनाओं को विदेशों में भी जाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तलाश रहे हैं और उस क्षेत्र में उनको सफलता भी मिली है। तो आज विषय यही है सवाल मध्य प्रदेश का कि विदेश से क्या मध्य प्रदेश आ रहा है। तो एमपी ग्लोबल और दावोस स्पेशल, जी हाँ, दावोस यात्रा से लौटे हैं। दावोस दौरे से लौटने के बाद अब प्रदेश में क्या क्या सकारात्मक असर इसका दिखेगा, क्या मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सरकार माहौल बना सकेगी या जैसे हमेशा विपक्ष कहता रहा कि ये सिर्फ एमओयू तक ही सीमित रहा, ये कभी आगे नहीं बढ़ा। इन सभी सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दावोस दौरे से क्या हासिल हुआ इसे समझेंगे, इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, उसे देख लेते हैं। दावोस में मध्य प्रदेश की दहाड़, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वैश्विक निवेशकों से मुलाकात, निवेश की संभावनाओं पर हुआ संवाद, यूएई की डीपी वर्ल्ड कंपनी निवेश को तैयार, मालदीव से साझेदारी की बात। अपनी दावोस यात्रा में मुख्यमंत्री ने निवेश के लिए जो माहौल तैयार किया है उसकी चर्चा अब जोरों शोरों से होने लगी है। पहले तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए उनकी तारीफ होती थी, लेकिन अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक वो मध्य प्रदेश का विजन लेकर गए हैं। मध्य प्रदेश की तो आप देखिएगा कि सबसे तेज गति से इन्वेस्टमेंट करने वाले राज्यों में से अब मध्य प्रदेश हो गया, जो 3 प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने अपनी तेज गति से आर्थिक गति बढ़ाई है। और उसी प्रकार से आप देखिए सबसे युवा देश की अगर श्रेणी में लेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा देश का तीसरा युवा राज्य है। और इसी प्रकार से हमारे इन सारे प्रयासों के बलबूते पर बेरोजगारी की दर से 1% से हमारे आसपास आई है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पहले दिन 19 जनवरी को मध्य प्रदेश ने नवाचार और विकास के एजेंडे पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं दूसरे दिन 20 जनवरी को मध्य प्रदेश ने वैश्विक निवेश और प्रौद्योगिकी मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन फिर भी सरकार के कामकाज से विपक्ष संतुष्ट नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री के दौरे पर कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। 22 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इस बीच इन्वेस्टर समिट के नाम पर कहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, कहीं इन्वेस्टर समिट, कहीं क्षेत्रीय डिविजनल इन्वेस्टर समिट, रीजनल इन्वेस्टर समिट के नाम पर इन्होंने टैक्स पेयर के पैसे को बंदरबाट किया है और नतीजा क्या निकला, बिल्कुल सिफर रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी तरह के अगर वो आए होते इनके पास इन्वेस्टमेंट, लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई होती तो ऐसा ना होता कि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार न मिलता। मोहन सरकार ने दावोस में राज्य में एग्रीकल्चर, पोल्ट्री के क्षेत्र में बेहतर हुई संभावनाओं से भी दुनिया को रूबरू कराया। यहाँ मुख्यमंत्री कहते दिखे कि मध्य प्रदेश के पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी ये राज्य भारत के मध्य में स्थित होने के कारण अनुकूल है। अब कई क्षेत्रों के निवेशक मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास करने वाला राज्य बना है। देश के 3 प्रमुख राज्यों ने औद्योगिक गति को बढ़ाया है, उनमें मध्य प्रदेश सबसे युवा राज्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे एमपी ग्लोबल दावोस स्पेशल। और कौन कौन है आज हमारी डिबेट का हिस्सा, आपको बता दें। हमारे साथ हैं भास्कर मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। भास्कर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सागर कसेरा जी, प्रवक्ता बीजेपी। सागर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपका भी बहुत स्वागत है। सागर कसेरा जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। ये दावोस यात्रा कह रहे हैं बहुत सफल रही है और जो निवेश की बात की जा रही है उम्मीद से ज्यादा मिला है। सागर कसेरा जी। जी सोनल जी, बिल्कुल। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको और हमारी जो पैनल है आप सभी को
आज वसंत पंचमी की अनंत आत्मीय मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, फिर अपना विषय रखूंगा। आज ये जो दावोस में मध्य प्रदेश की दहाड़ सुनाई दी है, मध्य प्रदेश एक राज्य से ऊपर उठकर ग्लोबल ब्रांड की ओर विकसित होता दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और डबल इंजन की सरकार में मोहन यादव जी ने इस प्रकार के प्रयास किए हैं जो बड़े अभूतपूर्व है। आज मध्य प्रदेश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जहां मुख्यमंत्री जी ने अपनी मौजूदगी में दुबई की दिग्गज वैश्विक लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड के साथ ऐतिहासिक एमओयू करने के बाद एक साधारण समझौते से ऊपर जाकर के प्रदेश को सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। यह समझौता मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट, वेयर हाउसिंग और इंटरनेशनल ट्रेंड का बड़ा केंद्र बनाने जाने वाला है और इसीलिए दावोस से धार तक मध्य प्रदेश की वैश्विक उड़ान अब दिखने वाली है। आज हम देखें तो मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भरोसेमंद है। सरकार की नीतियों से निवेश जो है बेसिकली आकर्षित हो रहा है। नेतृत्व स्थिर है। इस वजह से निर्णायक और विजनरी नेतृत्व के कारण ये संभव होता हमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश गवर्नेंस मॉडल के कारण, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कारण, नवीनीकरण ऊर्जा मॉडल के कारण एग्री इंडस्ट्री पोटेंशियल जो है मध्य प्रदेश की, वो पूरी दुनिया के सामने आज माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज दिख रही है। और यही कारण है कि पिछले 2 सालों में उभरता हुआ मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मोहन यादव जी के सुशासन में आज रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हब बन चुका है। राज्य में लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रीजनल कॉन्क्लेव से लगाकर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क तरीके की डेवलपमेंट चालू है। स्टार्टअप और एमएसएमई इकोसिस्टम का जबरदस्त विस्फोट मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, निवेश प्लस रोजगार सृजन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ एक साथ डेवलप हो रहा है। और इसीलिए ही माननीय मोहन यादव जी विशेष तौर से कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत की ग्रोथ का इंजन अगर दुनिया में और प्रदेश में देश में कोई होगा तो मध्य प्रदेश होगा। आज हम 3 उन राज्यों में तो शामिल हैं जहां हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स को हम आकर्षित कर पा रहे हैं। हमें नंबर 1 पर आना है और इसके लिए माननीय मोहन यादव जी के सुशासन में बड़ी तेजी से कार्य हो रहा है। सोनल जी, लेकिन भास्कर मिश्रा जी और उनकी पार्टी ऐसा नहीं मानती जो आप कह रहे हैं, वो डिसएग्री हैं और वो तो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। भास्कर जी, दावोस जाकर यदि निवेश ला रहे हैं तो आपको क्यों लग रहा है, मतलब एक कोशिश तो हो ही रही है ना, उस कोशिश के तहत लगातार इस तरह के प्रयास मुख्यमंत्री जी करते दिखते हैं। आपने खुद देखा, पहले डिस्ट्रिक्ट में, फिर संभाग स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर पहुंचे, पूरे देश में उन्होंने कई जगह इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित हुए उसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में निवेश की जो उम्मीदें हैं उसे बढ़ाने की कोशिश की, अपने प्रयास किए, और अब दावोस में। नमस्कार सोनल जी, आपको और आपके को पैनलिस्ट को सभी को नमस्कार मेरा, और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल दिक्कत किसी को नहीं है। अगर प्रदेश में निवेश आए तो ये स्वागत योग्य बात है, लेकिन मैं इस संबंध में बात करूंगा उससे पहले सोनल जी एक बात बताना चाहूंगा कि अभी एक खबर आज आई है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है कंपनियों के इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से मध्य प्रदेश लगातार निचले पायदान में जा रहा है, मतलब घटता जा रहा है। और 2023-24 के हिसाब से 2024-25 में 2.5% इनकम टैक्स कंपनियों का हमारे प्रदेश में कम हो गया। जीएसटी पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट दबा के बैठी हुई है। ये चीजें जो है हमारा खुद का पैसा है, हमारे प्रदेश का पैसा है, उस पैसे को ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहेज नहीं पा रहे हैं। अब आते हैं जो आपने कहा कि दावेश दौरा, विदेशी दौरों की बात, ये चौथा विदेशी दौरा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इससे पहले यूके और जर्मनी हो गए, जापान गए, यूए गए, स्पेन गए, दुबई गए, इस तरीके से चौथा दौरा है। और इससे पहले शिवराज सिंह जी 15 बार दौरे कर चुके, विदेशी इन्वेस्टमेंट के नाम पर 15 बार शिवराज सिंह जी दौरे कर चुके। लेकिन सवाल ये उठता, और एक बात और कहना चाहूंगा, एक दौरे पर, मुख्यमंत्री जी के एक दौरे पर 18 से 20 करोड़ रुपए हमारे गरीब जनता के टैक्स का गाढ़ी कमाई लगती है। उसके उस पैसे पर मुख्यमंत्री महोदय का दौरा होता है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है सोनल जी कि आज मुख्यमंत्री जो है विदेशों में इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं और जमीन पर किसान जो है कर्ज ढूंढ रहा है।
जो बेरोजगारी है वो चरम स्तर पर पहुंचती जा रही है। जो युवा है अपने रोजगार के लिए, परीक्षाओं के लिए कोर्ट का चक्कर काट रहा है। इसके साथ ही हम कहते हैं, ये लोग कहते हैं हमेशा आंकड़े की बात करते हैं, बोलते हैं माऊ लाए हैं, माऊ लाए हैं, माऊ लाए हैं। अरे उस माऊ को जमीन पे तो दिखाइए, जमीन की बात कहाँ है? जमीन पर क्या है? कौन सा ऐसा जिला है जहां पर मेमोरेंडम ऑन अंडरस्टैंडिंग जो है जमीन पे उतरा है? कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं, कितने स्थायी रोजगार पैदा हुए हैं लोगों का? अगर रोजगार पैदा हुए हैं और इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो फिर लोगों का, युवाओं का पलायन क्यों हो रहा है हमारे प्रदेश से? ये तमाम सवाल है जो बताते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है और इनका जो इन्वेस्टमेंट है केवल कागजों में है, आंकड़ों में है। माऊ इनका केवल आंकड़ों में है, जमीन पर कुछ नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अभी सागर जी कह रहे थे कि इंटरनेशनल ग्लोबल चैनल बनने जा रहा है। ये बात एक्सपोर्ट का हब बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है 22 सालों से। यही पहले शिवराज सिंह जी कहा करते थे बनने जा रहा है, बनने जा रहा है, बनने जा रहा है। अब आज जो है 2 साल से ये डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं कि ग्लोबल हब बनने जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर ये बनने जा रहा है, वो बनने जा रहा है। ठीक है। 22 साल से केवल बनने जा रहा है, तो बनेगा क्या? सवाल ये पूछता है कि बनेगा कब? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मुझे लगता है आपके इस सवाल का जवाब डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी से बेहतर कोई नहीं दे सकता। सागर कसेरा जी का अपना प्रवक्ता धर्म वो निभा रहे हैं, आप अपना निभा रहे हैं। ठीक है मिश्रा जी, दूसरी बार के लिए कुछ छोड़ दीजिए, आऊंगी आपके पास। 22 लोगों की जमीन मौतें हुई, उस सवाल से भागने के लिए ये मुख्यमंत्री महोदय दावोस गए हैं। इसके अतिरिक्त इसका कोई फायदा नहीं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, एमओयू पर भास्कर मिश्रा जी के सवाल हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है, हम भी खुश हैं कि, और उन्होंने कहा इसके पहले जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी कई दौरे करते रहे हैं और ये निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वाकई में मध्य प्रदेश लगातार प्रयास करता रहा है। ऐसे में कितने जमीन पर उतरे एक बड़ा सवाल हमेशा से बना रहा है। मुझे तो लगता है कि दशकों से हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है? डॉक्टर सत्यप्रकाश, आप तो इंटरनेशनली जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी अपनी गहरी रुचि रखते हैं और उस पर बहुत अच्छे से अध्ययन करके, इन सब मामलों में आपका क्या कहना है कि कितना जमीनी, कितना हकीकत है और कितना फिलहाल ये हवा में है या सिर्फ एमओयू तक है? देखिए सोनल जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 जो डावोस में आपको मालूम होगा हर साल होता है, ये कॉन्फ्रेंस है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ये इन्वेस्टमेंट लाने की जगह नहीं है, जहां दुनिया के टॉप बिजनेस लीडर्स या यूं कहें कि राष्ट्राध्यक्ष दुनिया की विभिन्न समस्याओं, ट्रेड पर, बिजनेस पर विचार रखकर उन समस्याओं को हल कैसे निकाल सकते हैं, इसमें अगर मध्य प्रदेश का मुखिया वहां भाग लेता है तो ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है। पहली चीज तो देखिए, वहां पर जो फोकस सेक्टर्स थे वो एआई था, एआई गवर्नेंस यानी कि रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक भी था। लेकिन जो 3 आपने बात कही है कि 3 वहां पर मेजर जो एमओयूज हुए हैं, यानी कि वहां चर्चा हुई, एआई गवर्नेंस की बात हुई, लेकिन जो एमओयूज हुए हैं उनमें जो डीपी वर्ल्ड यानी दुबई की जो कंपनी है उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, सैंडोज जो फार्मा कंपनी है उसके साथ भी हुआ है, ठीक है, एनवीडिया के साथ भी हुआ है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य, अभी यहाँ ये जो चर्चा चल रही थी, देखिए अपने प्रदेश में क्या बेहतर है उसको अगर शोकेस कहीं ऐसे दुनिया के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पर किया जाए तो ये प्रदेश के विकास के राह पर एक बड़ी सफलता को मानना चाहिए। जहां अपनी बात रखी कि मध्य प्रदेश सेंट्रली इंडिया के अंदर स्थित होने के कारण यहाँ क्या क्या चीजें हैं, यानी यहाँ पर वो क्या फायदे हैं जिससे इन्वेस्टर यहाँ की तरफ आए, इस बात को रखने का प्रयास यहाँ का जो डेलीगेशन गया सीएम के साथ उसने वहां रखा। लेकिन अगर ये बात सही है कि डीपी वर्ल्ड दुनिया की बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, अगर उसके साथ कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं और वो भारत अगर आती है तो
भविष्य की एक संभावना जरूर है। नहीं, संभावनाओं पे डॉक्टर सत्यप्रकाश, माफ कीजिए मैं टोक रही हूँ, संभावनाओं की गुंजाइश तो हमेशा से है। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि अभी तक जो इतने प्रयास किए, जो सागर कसेरा जी ने कहा और जो भास्कर मिश्रा जी का सवाल था, वो कितने आए? मुझे लगता है यदि आप वो बता देंगे किस हद तक आए हैं और किस हद तक मध्य प्रदेश में इसकी जरूरत है, क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश का युवा तो पलायन कर रहा है बाहर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। सरकार के जो दावे हैं उसके हिसाब से तो 8 लाख करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट, चाहे उनके RICs हुए हों, रोड शोज हुए हैं, इन्वेस्टमेंट और दूसरे इंटरेक्टिव सेशंस दुनिया के दूसरी जगहों पर हुए हों या GIS हुआ हो, ये सरकार का दावा है। हालांकि वो तो ये भी कहते हैं कि जो इंटेंट लेटर्स मिले हैं वो 33 लाख के लगभग मिले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक ये सब धरातल पर, देखिए इसमें मंशा सरकार की देखी जाती है। पिछली सरकारों में चाहे वो शिवराज जी की रही हो, कमलनाथ जी की रही हो, जितनी भी सरकारें रही, वो इसको साल में एक बार इवेंट के रूप में मनाकर खत्म कर देते थे। उसका आगे का वे फॉरवर्ड क्या रहा, इस पर ज्यादातर लोगों ने काम नहीं किया। इसलिए यहां इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियल ग्रोथ को वो पोटेंशियल नहीं मिल सका, जबकि मध्य प्रदेश एक ऐसा लोकेशन पर स्थित है और यहां पर जो संभावनाएं हैं, चाहे वो प्रकृति के हिसाब से देखें, हाँ, या ऊर्जा के हिसाब से देखें, पानी के हिसाब से देखें, जमीन के हिसाब से देखें, तो संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन संभावनाओं का व्यक्तीकरण, वहां पर प्रदेश की तरफ लोगों को आकर्षित करना, तीसरा पॉलिसीज में वो चीजें लाकर जिससे कि इन्वेस्टर यहां आए, उस तरफ प्रयास तो होते दिख रहे हैं जी। प्रयास अगर हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता। पहले आपने देखा, आप देखते हैं कि हर माह कोई ना कोई एक इवेंट या कोई एक सेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, यानी कि सरकार की गंभीरता यहां दिखती है और कुछ इन्वेस्टमेंट आ भी रहे हैं। तो हम एकदम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। हाँ, पहले की सरकार भले ही एक GIS करके खत्म कर देती थी और वो एक सेंट्रलाइज एरिया था जो मालवा का या इंदौर का एरिया था। देखिए एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट, एक सुनो जी प्लीज, दुनिया के सामने बड़ी समस्या है कि कोई भी देश एक साथ पूरा विकास करे, इन डिस्पैरिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये बड़ी समस्या पूरी दुनिया के सामने है। मध्य प्रदेश ने वो दिखाया कि हर वर्ग क्षेत्र विशेष में क्या संभावनाएं, वहां RICs करके उन क्षेत्र विशेष की संभावनाओं को शोकेस किया और उस तरफ लोगों को आकर्षित किया, जिससे जो क्षेत्रों से पलायन होते हैं, अगर वहां इंडस्ट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को रोजगार मिलने की आशा जगेगी। अगर आशा जगेगी तो पलायन रुकेगा। हालांकि अभी ये दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इनिशिएटिव उनका पिछले साल का ही है, 1 साल उन्होंने इंडस्ट्रियल घोषित किया था। अब उसका आगे क्या ये कर सकते हैं, धरातल पर कितना ला सकते हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार के क्रियान्वयन की शक्ति पर डिपेंड करे। ठीक, क्रियान्वयन की शक्ति पर डिपेंड करता है और मुझे लगता है उसी में भास्कर मिश्रा जी का जवाब भी होगा। सागर कसेरा जी, उम्मीद करेंगे कि अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं 22 सालों से, तो जो आया है उसका हिसाब किताब हो तो बता दीजिए। आया मतलब जमीन पर उतरा और मध्य प्रदेश के युवाओं को उसमें अवसर मिला या मध्य प्रदेश के लोगों को उसमें अवसर मिल रहा है, वो चल रहा है। सागर कसेरा जी। जी सोनल जी, देखिए 2 प्रमुख सवाल भास्कर जी ने उठाए। सबसे पहले तो इन्हें झूठ बोलने की पूरी एंटायर कांग्रेस पार्टी को बड़ी जबरदस्त आदत है। अभी इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जो है टैक्स कलेक्शन में नीचे आया है, लेकिन ये आधा सच है। अब आप तुलना करते हैं, जब महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, दिल्ली से, तो टॉप राज्यों में मध्य प्रदेश इन्हीं से तो नीचे होगा ही, जिनका कलेक्शन तकरीबन 7,61,716 करोड़ हुआ है। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है और ये अपने आप में बेहतरी की ओर दिखता हुआ संकेत, जहां मध्य प्रदेश ऑन टैक्स रेवेन्यू में, GST रॉयल्टी कलेक्शन में 24-25 के अंदर बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई दिया। अगर आंकड़े देखेंगे तो समझ में आएगा। मध्य प्रदेश की GSDP दर बढ़ी है, CAGR 12% का रहा है, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब दूसरे सवाल पर आता हूं, जो इन्होंने उठाया कि कुछ जमीन पर दिखता नहीं, MOU जो है जमीन पर नहीं दिखते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, पहले तो इनका जो माऊ है ये MOU होता है। आज मध्य प्रदेश में जो PM मित्र टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, पीथमपुर मालनपुर मंदीप इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से निकले प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो सब डेवलपमेंट दिखाई देता है, जो फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब दिख रहे हैं, ये हवा में है क्या बंधु?
आप जो देख पा रहे हैं कि इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने की तरफ बढ़ रहा है, ये सब हवा में है। जो मेट्रो चल रही है इंदौर में और भोपाल में, ये भी हवा में है। तो आप बताइए, जब आप कांग्रेस के जमाने में हवा में महल बनाते नजर आए, आपके शासनकाल में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था, एमओयू कागज हुआ करते थे, कोई फैक्ट्रियां दिखाई नहीं देती थी, बिजली के प्लांट नहीं दिखाई देते थे, वेयर हाउस कहीं दिखते नहीं थे, हजारों युवाओं को कभी काम नहीं मिलता था। तो आपको वही काल मुझे लगता है दिग्विजय जी का बंटाधार वाला आज याद आ रहा है क्या? आप देखिए, मध्य प्रदेश जो है देश की विकास की ग्रोथ का इंजन बनने वाला है। एक तरफ तो भास्कर जी आप स्वागत करते नजर आए इस पहल का, हम सबको गर्व होना चाहिए। अभी माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने हमें बताया कि दावोस में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की मुखिया, जब हम सबका पक्ष रखते हैं तो हमारे लिए गर्व का क्षण है। और प्रदेश जब इस तरह के रोजगार को आकर्षित करता है, इस प्रकार के निवेश को आकर्षित करता है, ओवरऑल ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, तो मुझे लगता है हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए कि हम उसमें अपना सकारात्मक योगदान निभाएं। अगर मध्य प्रदेश का विपक्ष होने के नाते कांग्रेस भी सकारात्मक योगदान दे, तो मुझे लगता है कि हम जल्द ही दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को भी पछाड़ते हुए दिखाई देंगे। सोनल जी, ठीक है, अच्छी बात है सागर कसेरा जी। कल हमने जिस विषय पर डिबेट किया था वो था कि हम किसानों की आमदनी के मामले में 23वें नंबर पर हैं, सभी राज्यों से पीछे हैं, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से भी बहुत पीछे हैं। तो मुझे लगता है आपने अच्छी रैंकिंग बताई बाकी चीजों की, इस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा जो मूल है वो तो वही है। यदि हम उसमें भी समृद्ध हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि बाकी जो लक्ष्य है वो आगे चलेंगे। लेकिन सागर कसेरा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि कई कंपनीज आई भी और उन्होंने अपने सेटअप लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद वो या तो काम आधा अधूरा रह गया या वो निराश होकर लौट गई। पॉलिसी को लेकर, पॉलिसी में जो जरूरी बदलाव है उसे लेकर भी ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है। उसमें आप एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं कि इसमें और बदलाव की जरूरत है या हम बेहतर कर रहे हैं, इस दिशा में कर रहे हैं, ये भी मैं आपसे जानूंगी। इस पर आंसर तैयार रखिएगा। उसके पहले भास्कर जी, बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर हो गया, अभी मैं आपसे पूछूंगी कि आपने अपने शासनकाल में कहां कहां गए आप, या सिर्फ भोपाल या इंदौर में ही इवेंट कराने की फिराक में लगे रहे? क्या आप लेकर आए, क्या लेकर आए, क्या वो जमीन पर उतरा? ये तमाम सवाल आपके भी होंगे, लेकिन आपके पास एक जवाब होगा जो मैं रोज सुनती हूँ, कांग्रेस के लोग कहते हैं 15 महीने का ही वक्त मिला। तो अभी आप मुझे बताइए कि एक युवा होने के नाते, मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते, आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर सरकार कर सकती है? क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो चाहेगी तो वाकई कर लेगी। सुझाव चाहिए, आरोप नहीं चाहिए सर। सोनल जी, एक थोड़ा सा करेक्शन करूंगा मैं, इसके बाद आपके बात का जवाब दूंगा। इन्होंने जो कहा अभी सागर कसेरा जी ने, मैंने कहा था कि जो इनकम टैक्स रिटर्न कंपनियां हैं उनका, ये मैंने कहा कि घट गया है, मैंने कहा इसका लाभ दूसरे स्टेटों में मिल रहा है और इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि उनकी आर्थिक गतिविधियां हमारे राज्य में चल रही हैं और उनका कारपोरेट ऑफिस दूसरे राज्यों में है, और उसका वो जो इनकम टैक्स रिटर्न है, आय है उसका, वो दूसरे राज्यों में गिना जा रहा है। कमाई हमारे यहाँ की, लेकिन उसका लाभ दूसरे स्टेट उठा रहे हैं। मैं इस बात पर फोकस किया हूं, और लगभग इससे 2.5% हमारी इनकम घटी है, इंडस्ट्रियल इनकम। इस पर ध्यान देना चाहिए, मैं ये बात कहा हूं। और दूसरी बात बोला हूं, जीएसटी जो दबा के सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, उस पर सीएम साहब कभी प्रयास नहीं करते हैं। अब रही बात आपके सवाल का, तो सोनल जी, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से प्रयास की, ईमानदारी से प्रयास की। और केवल ये ईमानदारी का प्रयास जो है केवल भाषणों से और चमकदार फोटो से नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री गए थे, वो भी तो ईमानदारी से ही कर रहे हैं ना सर। जमीन में प्रयास करने से आते हैं, जब तक जमीनी हकीकत नहीं आएगा। और सबसे बड़ी इसके पीछे एवज में सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, जो मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार आज पनपा हुआ है, जिसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं कहा है। हम एक जहां बैठे हुए हैं, सिंगरौली एक इंडस्ट्रियल जिला है। इस इंडस्ट्रियल जिला में आप समझ लीजिए जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है, आज तक एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके विस्थापितों का पूरा विस्थापन हक आज तक दिया जा सका हो। अगर वो लोग विस्थापन का पैसा मांगने जाते हैं, अपने हक का पैसा मांगने जाते हैं, तो उनको जेल भेज दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया जाता है। हम जैसे लोग जब उनकी मदद में खड़े होते हैं तो चौथी बार मेरा जिला बदल किया जा रहा है। ये है सागर जी, ये सुझाव है, ये आरोप नहीं है, ये समस्या है, और इसके समाधान की उम्मीद भी आप ही से करते हैं, क्योंकि आप ट्रिपल इंजन की सरकार लेकर बैठे हैं। लेकिन इससे ज्यादा वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा आप लोगों से और बात करने की, इसलिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।